आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलती होगी और हम आपके साथ हैं और आपकी तैयारी के लिए लगे हुए हैं। एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 हेतु और हम 23 के प्रश्नों के माध्यम से जो पिछली ईयर मतलब 2023 में हुआ था, जिन्हें हम पीवाई के प्रश्न कहते हैं, पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से आपको मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का और जीके जीएस का और साइंस के पोर्शन कवर करा रहे हैं। हम उम्मीद है कि आप इन वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ फायदा लेते होंगे। और अगर आप नए हैं तो आपको बता दें, हमारे चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हो, जहाँ पर आपको चारों पोर्शन वीडियो हर पार्ट आपको अलग अलग मिलेगा और बेहतरीन ढंग से हम प्रयास कर रहे हैं मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस के प्रश्नों को दिखाने का, जिससे आप आइडिया लगा पाओ कि पेपर किस प्रकार से आने वाला और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से हम 20 फरवरी का, 21 फरवरी, 22 फरवरी और 23 फरवरी के पूरे प्रश्न चैप्टर बाय डे बाई कवर करा के रखे हैं। और मैथ्स रीडिंग थोड़ा धीमा चल रहा है और जीके जीएस तो 20 का, 21 का, 22 का, 23 का पूरा हो चुका। हर दिन का 3-3 शिफ्ट याद रखें तो सोच सकते हो कितने कितने प्रश्न होंगे। आज हम 24 फरवरी का शिफ्ट पहले का 20 प्रश्न लेंगे जीके जीएस का और 15 प्रश्न कवर होगा पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में 20 प्रश्न और पार्ट बी में आपको 15 प्रश्न मिलेंगे साइंस के। चलिए लेके चलते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सिखाना और आपको दिखाना हमारा मकसद है। हम शिक्षक हैं, आपको सही सटीक जानकारी देंगे, चिंता ना करें। आप लोग विश्वास के साथ विजिट करें और पढ़ते रहें और अपने सहपाठियों को पढ़ाएं, जिससे उनका विकास हो। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 1 से आपको मिलेगा 20 तक, समझ गए। सेकंड पार्ट में साइंस। चलिएगा प्रश्न क्रमांक पहला लिख पा रहे हैं आप लोग, शिफ्ट वही, तारीख वही है। योर बेस्ट डे इज टू डे पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। अब आपको मैं बार बार कह दूं कि हर शिफ्ट में पहला प्रश्न आपको पुस्तक का ही मिल रहा है। हर शिफ्ट में आपको दिखा दूं मैं। अगर आप नहीं यकीन कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कहीं और से लेकर भी यकीन कर लीजिएगा और वहां जाके आप देखेंगे तो इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। चलिए तो यकीन के साथ पढ़ें। तो अनुपम खेर तो आप जानते होंगे, है कि जो एक आपके एक्टर याद रखें अनुपम खेर। तो अनुपम खेर की पुस्तक का नाम क्या है? योर बेस्ट डे इज टुडे। ठीक है, इस प्रकार से हर शिफ्ट में पहला प्रश्न आपको पुस्तक का और एक ही पैटर्न का फॉलो हो रहा प्रश्न मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके साइंस का, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो, कोई भी टॉपिक हो। चलिए ऑप्शन शशि कपूर, गोरी खान और मनीष सिसोदिया है। इस प्रकार से ऑप्शन आप ए राइट हो जाएगा, अनुपम खेर। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। यूरोपीय संसद के किस वर्ष यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चार्जिंग पोर्ट लाने के लिए एक नए नियम को मंजूरी देगी? तो हमें पूछ रहा है यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ में यूरोप के साथ जो देश हैं उनका एक संघ है, उसे यूरोपीय संघ कहते हैं। तो यूरोपीय संसद है, किस वर्ष की बात कर रहा है? तो ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा 2024 में। और आपको पता है कि 2023 की भर्ती था तो जो 2024 आंसर आ रहा, मतलब आगामी करंट अफेयर प्रश्न पूछा था। तो 2024 अब तो भाई 2025 चलने लगा, याद रखेंगे। तो याद रखें अधिकांश जो करंट अफेयर पूछा है 2023 का हुआ था एग्जाम, तो 2022 और 21 का पूछा था। अभी हमें पहली बार मिला 2024 का, मतलब 23 का पेपर 24 का पूछा, समझे। तो आपको समझ लेना पड़ेगा भाई। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 4 है। पूर्व भारतीय पूर्व भारतीय राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने 13 जुलाई 2022 को धम्मचक्र दिवस 2022 समारोह को आभासी रूप से कहाँ से संबोधित किया था? तो याद रखें सारनाथ से। और सारनाथ आपको उत्तर प्रदेश में है और सारनाथ में अशोक स्तंभ है, यहीं से आपने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को लिया, याद रखें। चलिए तो सारनाथ से उन्होंने आभासी संबोधन किया था 2022 का। और बता दूं आपको लगभग 5 से 8 प्रश्न आपको सी मतलब करंट अफेयर के प्रश्न मिलेंगे, समझे। चलिए सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती, कुशीनगर, ये सब आपके गौतम बुद्ध से संबंधित स्थल है। ऑप्शन ए आपका सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सॉरी थर्ड प्रश्न था वो। और फोर्थ नंबर का प्रश्न हमें कह रहा, देखिएगा भारत ड्रोन महोत्सव 2022। देखिएगा तेज की भर्ती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 5 से 8 प्रश्न और 10 भी प्रश्न आपको आ सकते हैं करंट अफेयर के। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 दो दिवसीय कार्यक्रम यह खालिस्तान को आयोजन किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 27 मई और 28 मई को 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव आयोजन किया गया 2022 में, समझे। चलिए ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट 5 नंबर का लेकर प्रश्न आप लोग, सितंबर 2022 में की बूथू
सैन्य चौकी का नाम निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो जो सितंबर 2022 में कीबुथु याद रखेंगे। सैन्य चौकी का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया, ये पूछ रहा, जे बी गंडपर का प्रश्न है। तो याद रखें जनरल बिपिन रावत, जो भारत के पहले CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ठीक है, तीनों सेनाओं के प्रमुख जिसे कहते हैं, ये भारत के पहले बने थे CDS, याद रखना। और जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी, तो वही बात कर, उन्हीं के नाम पर कीबुथु सैन्य चौकी का नाम दिया गया। चलिए, ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6वां कहता है, जी भाई ये तो हमें पहले ही प्रश्न पूछ चुका भाई। फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 में दुनिया की सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष में कौन है? 2022 की बात कर रहा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा एलोन मस्क, ठीक है। आपको पता होगा एलोन मस्क कौन है, आप लोग कमेंट बताएंगे होमवर्क ग्रुप में, कौन है, किस कंपनी के मालिक हैं, 2022 में सबसे अमीर लोगों की सूची में थे। अब आपको बताना 2025 का नहीं पूछेगा क्या? पूछेगा, और 25 का नहीं पूछेगा, 2024 का पूछेगा, क्योंकि जो पेपर 23 में हुआ तब पूछा 22 का है, तो 24 और 25 का आपको सबसे अमीर व्यक्ति याद करना पड़ेगा। पढ़ लीजिएगा, हम प्रश्न वही तो कह रहे हैं, प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, आपको संकेत दिला रहे हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, वह कितना हार्डली कितना इजी प्रश्न आने वाला है, किस प्रकार के टॉपिक के प्रश्न आएंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां और राष्ट्रीय नियुक्तियां आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, राजेश गैरा, ठीक है। तो राजेश गैरा को नियुक्त किया गया था, याद रखेंगे, किस रूप में, किस पद के लिए? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक। अब इसे नहीं पूछेगा दोबारा, लेकिन प्रश्न का पैटर्न समझने का कष्ट करें, इसे याद नहीं करना। जो करंट अफेयर के प्रश्न है वो उसको याद नहीं करना है, आपको पैटर्न समझना है कि भाई पूछ किस प्रकार का रहा, समझे, कि नियुक्तियां पूछ रहा है, कि पुस्तक पूछ रहा है, कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां पूछ, ये आपको पढ़ना पहली बात। और 2022 का तो पढ़ना नहीं है आपको, 23-24 का पढ़ना और 25 का पढ़ना है, समझे। चलिए तो आप इन्हीं को याद करने लग जाओ, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 8 नंबर का, दिसंबर 2022 में सूर्य किरण XV संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों ने भाग लिया था? मैं आपको अभी बताया था मैं कि प्रमुख सैन्य अभ्यास पूछेगा, और पूछ लिया और पूछ रहा शिफ्ट में, तो याद रखेंगे। तो XV संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था? ऑप्शन भी आप रख जाएगा, भारत और नेपाल। और भारत आपको पता है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जिसका राजधानी काठमांडू है कि नहीं। और यही दोनों देशों ने इस सूर्य किरण XV संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया था 2022 में। चलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी आप देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 9 कहता देखें, लास्ट तक बने रहिएगा भाई। और अभी तक आप देखे होंगे प्रश्न क्रमांक 1 से मैंने 10 तक लिया हूँ, 9 तक लिया, सॉरी 8 तक लिया। अधिकांश आपको 5 से 8 प्रश्न आप किस प्रकार के मिले, करंट अफेयर के प्रश्न मिले, आप खुद देख सकते हो। हर शिफ्ट में पहले 1 से लगा के 10 तक लगभग आप करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं, उसके बाद आपके इतिहास, भूगोल और राजनीतिक और अर्थशास्त्र शामिल होते हैं, आप खुद देख सकते हो। और आपको पता है पूरा 20 प्रश्न आने वाला है 1 से 20 तक, ऐसे ही पैटर्न का प्रश्न मिलेगा। फिर मत पछताना बाद में कि यार काश अधिक उस समय हम समझ लिए होते कि प्रश्न का पैटर्न क्या होगा और पढ़ लिए होते। तो चलिए, जजिया कर को किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? याद रखें, मुगल बादशाह का प्रश्न हमें हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो याद रखें अकबर, और इसकी पुस्तक का नाम अकबरनामा है, और लेखक कौन है? अबुल फजल। याद रखें कौन है? अबुल फजल, समझे, किसके लेखक हैं? अकबरनामा के। और रही बात यहाँ पर मुगल सम्राट, याद रखें, तो मुगल सम्राट अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आप देखेंगे शायद फिर आपको मिल जाए। चलो जीव इतिहास का प्रश्न याद रखेंगे, बाजीराव प्रथम के पुत्र पेशवा खालिस्तान के अधीन मराठा साम्राज्य 1760 तक अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंचा था। तो मराठा साम्राज्य 1760 तक अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंचा था।
तो हमें बोल रहा किसके अधीन था, याद रखें ऑप्शन में आपका डी राइट हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। ठीक है, जो बालाजी बाजीराव हैं इसके अधीन कौन, हमारे बाजीराव प्रथम के पुत्र पेशवा जो बालाजी बाजीराव के अधीन थे और मराठा साम्राज्य का उत्थान या उसके साथ खड़े थे। समझे। चलिए, ये आपका रहा मराठा साम्राज्य का प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखेंगे 11 नंबर का, जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो किस वर्ष आया था। देखो भाई, मुगल सम्राट का प्रश्न में 2 या 3 प्रश्न पूछता है। पिछले चैप्टर में आप जाकर देखेंगे तो आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो कि सही बात कह रहे हैं हम, और क्रमशः देखने कष्ट करेंगे। और आप जरूर नहीं कि आबकारी का प्रश्न सिर्फ वही देगा, आबकारी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल तो हो चुका है। और रही बात एसएससी बैंक रेलवे और स्टेट लेवल वन रक्षा क्षेत्र जलपैरी एमपीएसआई और एमपी पुलिस कांस्टेबल सब भर्ती परीक्षा में आप काम देगा। तो जहांगीर के दरबार में जो मुगल सम्राट हुआ सर थॉमस रो किस वर्ष आया था, याद रखें ऑप्शन आप पहला देख पा रहे हैं, दूसरा तीसरा आप राइट हो जाएगा 1665 में, सॉरी 1615 ईस्वी में भारत में जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो आया था। चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का, मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी। याद रखें मंगल पांडे तो आप जानते होंगे, जो 1857 क्रांति के पहले शहीद माने जाते हैं, याद रखना भाई। चलिए, और आंसर आपका हो जाएगा लेफ्टिनेंट बॉग। ठीक है, लेफ्टिनेंट बॉग को हमारे मंगल पांडे, जिन्हें 1857 क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है और है, याद रखें इन्होंने मारा था मंगल पांडे ने। ठीक है, चलिए, और आपको पता है मंगल पांडे के बाद उन्हें फांसी दिया गया था, ध्यान रखें। और मेन कारण तो वो भी था 1857 क्रांति चर्बयुक्त कारतूस का प्रयोग है कि नहीं, जो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही हुआ करते थे आपके मंगल पांडे, और वहाँ पर जो कारतूस हुआ करती थी, जो बंदूक सीधी बात, वहाँ जो सुअर और गाय के मांस से बनाया जाता था, तो उसको मुंह से छील कर उसका उपयोग करना पड़ता था, जिसका विरोध हमारे मंगल पांडे कर रहे थे, और इन्होंने लेफ्टिनेंट बॉब को हत्या कर दिया था और साथ में इन्हें फांसी दी गई थी। उसके बाद इन्हें हत्या होने के बाद या फांसी देने के बाद सहित लोगों में आक्रोश आ गया और लोगों ने क्रांति शुरुआत की, जिसे भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति या सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह भारत की पहली आज़ादी क्रांति। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, नाबार्ड का अर्थ क्या, NABARD, जिसे पूरा हम नाबार्ड के नाम से पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे तो आपको पता होगा कि नाबार्ड कहते हैं। तो ऑप्शन आप एक बार, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा राइट है, नेशनल बैंक ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। चलिए, इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे नाबार्ड। ठीक है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक भी कह सकते हैं आप। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाएंगे 40 नंबर का, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। जैसे आप पता, बजट हर साल भारत में बजट पेश होता है, जो पूरे वार्षिक आय व्यय की जानकारी होता है, मतलब वार्षिक व्यय का लेखा जोखा को हम क्या बोलते हैं, बजट कहते हैं। तो शुरुआत किसने किया था, ये पूछ रहा, ऑप्शन पहला आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो भारत के वायसराय हुए, ध्यान रखें, मतलब ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे उस समय, उनका पद का नाम वायसराय था। इन्होंने शुरुआत किया था भारत में बजट, जो वार्षिक लेखा जोखा होता है, कितना खर्च कहाँ पर कितना खर्च होगा। चलिए, ऑप्शन से आप देख पाएंगे, प्रश्न क्रमांक 15 कहता है, यदि किसी निकृष्ट वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग, कीमत घट जाती है तो उसकी मांग, ऑप्शन पहला, दूसरा, गिर जाएगी। मतलब ये अर्थशास्त्र का टर्म भाई, बजट भी अर्थशास्त्र का प्रश्न है। तो हमें कह रहा है, यदि किसी निकृष्ट वस्तु की कीमत घट जाती है, मतलब जैसे आप पता कि वस्तु की कीमत घट गई, इसका मतलब जो उसकी मांग, जैसे आप मांग अगर घट जाएगी ना, मांग गिर गई तो कीमत भी गिर जाएगी। अगर मांग बढ़ी, कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादा लेंगे, अगर उसकी कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो मुनाफा कैसे होगा भाई। अगर मांग ही नहीं होगी वस्तु की तो कीमत बढ़ा के क्या करेंगे, लोग आखिर ले भी नहीं रहे हैं। इसलिए मांग अगर बढ़ी तो कीमत बढ़ाना पड़ता है, अगर मांग
घटी तो कीमत भी घट जाएगा। समझ गए? ये अर्थशास्त्र का टर्म है, बहुत शानदार प्रश्न याद रखेंगे। कुछ प्रश्न बहुत ईजी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा करदाता का दायित्व नहीं है? करदाता मतलब कर देने वाला ही को दाता कहते हैं, दायित्व नहीं है। ऑप्शन पहला है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपको राइट। उसकी इच्छा पर भुगतान करने के लिए, मतलब उसकी इच्छा पर भुगतान करने के लिए वो क्या जिम्मेदार नहीं है। कौन? करदाता। चलिएगा, तो ऑप्शन आप पढ़ के समझ सकते हो और अच्छे से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आप देख पा रहा हूँ 17 नंबर का, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? याद रखेंगे बैंकों से संबंधित ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है। तो हमें शुरुआत में इतिहास का प्रश्न मिला, फिर अर्थशास्त्र का प्रश्न मिला, भूगोल का तो बहुत कम ही प्रश्न आता है। समझ गए? 1 से लेकर 10 तक आपको स्टैटिक जीके जीएस और करंट अफेयर आए, उसके बाद आपको इतिहास चालू होगा, 2-4 इतिहास का देता है, फिर आपको अर्थशास्त्र का प्रश्न आता है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण याद रखें 1949 में था। और आगे की डेट बात करें तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1 अप्रैल 1935 को पश्चिम बंगाल कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था। वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर? आप पता है मुंबई महाराष्ट्र में, जो 1939 में लाया गया है। समझ गए? चलिए ऑप्शन आप देख पाएंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 80 नंबर का, आपको फिर से रिपीट कर 1 से 10 तक आपको जीके जीएस के रूप में आपको सीए और स्टैटिक जीके जीएस मिलेगा, ठीक है, पुस्तकें। उसके बाद आपको हिस्ट्री मिलेगा, फिर आपको इकोनॉमी मिलेगा, फिर आपको पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखो आप प्रश्न 18 कहता है भारत में आपातकाल की स्थिति किसके द्वारा लागू की जाती है? याद रखें आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, एक 352, 356 और 360 होता है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये वित्तीय आपातकाल होता है जो अभी तक लगा नहीं है। और याद रखें यहाँ पर हमें प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, हमें बता चुका है, 352, 356, 360। राष्ट्रीय, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, 2 आपातकाल लग चुके हैं, राष्ट्र आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। और लागू कौन करता? प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, तत्कालीन, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन आप देख पाएंगे राष्ट्रपति से लागू करेगा। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न क्या था देख पा रहे हैं आप लोग, निम्न में से कौन सी योग्यता एक महान्यायवादी के लिए अनिवार्य नहीं है? जिसे आप पता है कि महान्यायवादी का प्रश्न हमें पहले पूछ चुका है कि ना पूछा है? पूछा भाई। महान्यायवादी मतलब होता है, आप सीधी बात करो, भारत का वकील, जैसे हम बोलते हैं अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, तो योग्यता नहीं है कह रहा है। पहला भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी थोड़ी बनाएंगे, ना बनाएंगे ना। नहीं, कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या कम से कम 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होनी चाहिए, तब वो उसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के लिए एक प्रसिद्ध मनोनीत न्यायाधीश होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये बात नहीं है, फिर 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 35 वर्ष नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी न्यूनतम आयु, उसको बोल रहा है कम से कम 35 साल होनी चाहिए कह रहा है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कितना साल होनी चाहिए कम से कम आयु। अधिकतम तो आपको पता है 65 साल होता है भाई, है कि नहीं, या 5 वर्ष, जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का तो नहीं, हाँ 5 वर्ष का होता था, सॉरी 5 वर्ष का रहेगा। और 65 वर्ष की आयु होती है, अगर 65 वर्ष पूर्ण होता है तो 5 वर्ष पहले भी उसको रिटायर कर सकते हैं, है कि नहीं। रही बात, और यहाँ पर बोल रहा है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, ये गलत है। और आपको होमवर्क बताना है कि कितना आयु न्यूनतम वर्ष होता है, हमने अधिकतम बता के रख दिया है, और नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा। चलिए, इस प्रकार से लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शिफ्ट वहीं तारीख वहीं है, प्रश्न क्रमांक आप देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद पंचायती राज संस्था से संबंधित है? याद रखेंगे आपके पास, आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल नंबर 243 ए से लगा के 243 ओ तक आपका ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और आर्टिकल में आपको पंचायती राज संबंधित जानकारी या संस्था के बारे में पता होगी। अगला प्रश्न आप ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा,
और अगला प्रश्न आप देखेंगे जो आपका साइंस का प्रश्न हो जाएगा, जो आपको सेकेंड पार्ट में कवर होगा 15 प्रश्नों के साथ। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। रही बात आपको बताने की, तो आपको पता होगा कि वीडियो के माध्यम से हमने टॉप 20 प्रश्न कवर कराया है, और हमें उम्मीद है कि आप इन वीडियो के माध्यम से प्रश्नों को पैटर्न समझ पाए होंगे। पैटर्न समझने का मतलब ये है कि आइडिया लग गया आपको कि यार हाँ, प्रश्न किस प्रकार के आने वाले हैं, किस प्रकार के हार्डली प्रश्न इतिहास का, भूगोल का, राजनीतिक अर्थशास्त्र का आएगा, खेल का आएगा, पुरस्कार आएंगे, पुस्तकें आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समझौते आएंगे, तारीख आएंगी, ये आपको अवगत होना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलें, और सहयोग करते रहेंगे, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। और मैं हमेशा प्रयास कर भी रहा हूँ, कम से कम 5 से 10 विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं पर डे। तो हमें उम्मीद है कि हम शायद कुछ अच्छी जानकारी दे रहे हैं। चाहे 10% या 1% अगर आपको फ़ायदा होता है हमारे वीडियो से, तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, और हम इसी तरह सपोर्ट से आपकी देखना आने वाले समय बेहतर कर पाएंगे। चलिए, तो आप सारी तैयारी हमारे साथ करना चाहते हो कर सकते हो। हम आपको मैथ्स का वीडियो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके जैस का हो, 100% ऑथेंटिक और सही जानकारी देंगे। और आपको जो PDF कवर हो रहा है 23 भर्ती का है, आप चिंता ना करें। समझ गए? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ते रहें, सीखते रहें, हम आपके साथ हैं।